औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबने कल का वीडियो लेक्चर अटेंड किया था जिसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स, डेफिनेशन, राउंडिंग ऑफ डेटा समझा था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझने जा रहे हैं जो है हमारा एरर पर। क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछा जाता है, डिफाइन एरर एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एरर। हम मेन हेडिंग लगाते हैं एरर, साइड हेडिंग लगाएंगे डेफिनेशन। हम एरर को कैसे डिफाइन करते हैं? द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू इज नोन एज एन एरर। गलती हम कहते हैं उसे, काम हमने करना होता है, हमें पता होता है ये काम इस तरीके से किया जाएगा, अगर उससे डेविएट कर जाता है, उसके खिलाफ हो जाता है, तो हम कहते हैं ये एरर हो गया है। एक्सप्लेनेशन हम इस तरह समझते हैं, इफ टू पर्सन यूजेस द सेम इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट, फॉर फाइंडिंग द सेम मेजरमेंट, इट इज नॉट एसेंशियल दैट दे मे गेट द सेम रिजल्ट्स। दो बंदे एक ही इंस्ट्रूमेंट पर काम करने जा रहे हैं, ये मुमकिन है कि उन दोनों के रिजल्ट्स अलग अलग आए, उसमें एरर होगा। अब गलती का हरगिज मतलब ही नहीं होता कि आपने गलती की है। हम अगर कोई एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं और रिजल्ट नहीं आता तो हम क्या समझते हैं? हमने मिस्टेक कर दी है, एरर हमारी तरफ से हुआ है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एरर की हमारे पास टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं सर? 3 टाइप्स होती हैं जिन्हें हम नाम देते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास पर्सनल एरर, फिर इसके बाद हमारे पास आता है सिस्टमिक एरर, और फिर इसके बाद आता है हमारे पास रैंडम एरर। इन तीनों में से कोई भी एरर हो सकता है। सबसे पहले पढ़ते हैं पर्सनल एरर को। एन एरर कम्स इनटू प्ले बिकॉज ऑफ फॉल्टी प्रोसीजर adopted by the observer is called as personal error। अगर आपकी गलती है, आपने परफॉर्म ठीक नहीं किया, आपका प्रोसीजर ठीक नहीं था, आपको परफॉर्म करना नहीं आता, तो उसे हम नाम देते हैं पर्सनल एरर का। आइए मिसाल समझते हैं हम। पर्सनल एरर कम्स इनटू एग्जिस्टिंग ड्यू टू मेकिंग एन एरर इन रीडिंग अ स्केल। आपको लगा था 3.4 है, जबकि वो 3.3 था। स्केल की गलती नहीं थी, गलती आपके रीड करने की थी। इसीलिए हमने क्या कहा? इसीलिए हमने कहा कि सर दिस इज अ पर्सनल एरर। अब आप कह रहे हैं कि मैंने रीडिंग सही ली है, मैं प्रोसीजर सही अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे सब कुछ ठीक आता है, फिर भी गलती आ रही है, तो शायद कौन सा एरर होगा? सिस्टमिक एरर। आइए पढ़ते हैं, व्हाट इज सिस्टमिक एरर। The type of error arise due to defect in measuring device is known as systemic error। जो चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीज ही खराब है, जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, जो वेइंग बैलेंस आप यूज कर रहे हैं वो वेइंग बैलेंस ही खराब है। तो आप तो सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वेइंग बैलेंस खराब है तो हमारे पास वो एक तरह का एरर बन गया, और इस एरर को हमने क्या नाम दे दिया? इस एरर को हमने नाम दे दिया सिस्टमैटिक एरर। आइए एक्सप्लेनेशन हम समझते हैं। जनरली इट इज कॉल्ड एज जीरो एरर। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आपने मैट्रिक क्लास में वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल किया होगा, आपने वहाँ स्क्रू गेज इस्तेमाल किया होगा, तो वहां पर हमारे पास एक टर्म इस्तेमाल की जाती थी, जीरो एरर। आप ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, आंसर गलत आ रहा है, मुमकिन था कि जो वर्नियर कैलिपर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनके दोनों जीरो आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे थे, यानी उसमें एरर मौजूद था। तो हमें यहाँ पर एरर रिमूव करना पड़ेगा, वरना हमारी रीडिंग्स ठीक नहीं आएंगी। तो पहले एरर में आपकी गलती थी, दूसरे एरर में सिस्टम की गलती है। अब आप कहते हैं सर मैं भी ठीक हूँ, सिस्टम भी ठीक है, अब भी गलती आ रही है, तो उस एरर को हम क्या नाम दे देंगे? सर उस एरर को हम नाम देंगे रैंडम एरर। क्या होगा रैंडम एरर? द एरर प्रोड्यूस ड्यू टू सडन चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। आपको परफॉर्म करने के लिए फॉर एग्जांपल हॉट एनवायरनमेंट चाहिए था, पर जब आप परफॉर्म कर रहे थे तो कोल्ड एनवायरनमेंट आ गया। आप ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, मशीन बिल्कुल ठीक काम कर रही है, लेकिन इन्वायरमेंट तब्दील हो गया, कंडीशन तब्दील हो गई है। आपको रिएक्शन करने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करना था, ठंडा पानी मिल गया। आपको रिएक्शन करने के लिए ठंडा पानी चाहिए था, गर्म पानी मिल गया। हर सूरत में आप ठीक थे, मशीन ठीक थी, आपको काम आता था, मशीन बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन गड़बड़ कहाँ आ गई सर? गड़बड़ आ गई एक्सटर्नल कंडीशन पे। ऐसी कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं सर? ऐसे एरर को नाम देते हैं हम रैंडम एरर। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग सडन चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन ह्यूमिडिटी, फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज। आप एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे काम कर रहे हैं, वोल्टेज अचानक चेंज हुआ, मशीन ने काम करना बंद कर दिया। अब मशीन पहले ठीक थी, आप सही काम कर रहे हैं, वोल्टेज चेंज हुआ जिसकी वजह से काम नहीं हो सका, तो कौन सा एरर हो जाएगा सर? ये रैंडम एरर कहलाएगा। इसे हम और क्या कहते हैं? इट इज एन एक्सीडेंटल एरर और इज बियॉन्ड टू कंट्रोल फॉर द पर्सन मेकिंग मेजरमेंट। आपके हाथ में नहीं है ये। आप फॉर एग्जाम्पल परफॉर्म कर रहे थे कोई एक्सपेरिमेंट, अचानक लाइट चली गई है, एरर आ जाएगा आपका। अब ये आपके हाथ में नहीं था लाइट को रोकना, तो इस एरर को हमने एक्सीडेंशियल एरर कह दिया, या फिर हमने कहा ये हमारे पास, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डेफिनेशंस आती हैं बेटा। एटॉमिक मास,
एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की याद रहे कि न्यूमेरिकल्स भी हैं फर्स्ट ईयर में बहुत। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम न्यूमेरिकल्स की तरफ जा रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास लेने से पहले आप लोगों के पास एक सिंपल सा कैलकुलेटर अगर हो या मोबाइल फोन में कैलकुलेटर होगा तो वो जरूर ओपन रखिएगा, क्योंकि मैं साथ साथ आप लोगों से भी कैलकुलेशन करवाऊंगा। एटॉमिक मास क्या होता है सर? हम डिफाइन, अच्छा अब देखें, हमने जो इससे पहले डेफिनेशन पढ़ी होती है ना, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वो मास नंबर की डेफिनेशन है, वो एटॉमिक मास नहीं है, वो हम अलग से डिफाइन करेंगे। आज हम एटॉमिक मास को डिफाइन कर रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन जरा हम क्लियर कर दें। द मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट compared with the mass of one atom of carbon 12 is called as atomic mass। ये बात मैंने इसलिए की आपसे कि आपको अगर ये समझते हैं आप कि द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज एटॉमिक मास, तो फिर जब हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हाइड्रोजन का मास लिखा हुआ है हमारे पास पॉइंट्स में 0008। कोई मास आपके पास कल भी हम पढ़ रहे थे, कोई मास अगर हम देखते हैं 0.9 में मिलता है, तो 0.9 का क्या मतलब है? क्या कोई चीज हाफ होगी या कोई चीज डबल होगी, होगी या नहीं होगी? हम पॉइंट्स में तो कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती ना हमारे पास। तो अगर हम कहते हैं हमारे पास वैल्यू आती है 3.99, इसका मतलब है वो उसका एटॉमिक मास है, वो कंपैरिजन से निकला है कार्बन 12 से। एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ते हैं एटॉमिक मास इज द रेशियो, देयरफॉर इट हैज नो यूनिट। जनरली हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं इसके लिए एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज AMU। अक्सर आप देखते हैं कि आपको एटॉमिक मास के साथ AMU लिखा हुआ मिलता है। कभी कभी पेपर में एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन आ जाती है, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, तो आप यहाँ से डिफाइन करेंगे वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 of the mass of a carbon atom। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है स्टूडेंट्स हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला। व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला? एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द फॉर्मूला व्हिच एक्सप्रेस द रिलेटिव नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ एटम present in molecule or a compound, or the formula of compound which express the ratio in which atom of different elements are combined। अगर सिंपलेस्ट रेशियो हमें मिलता है किसी फॉर्मूला में तो उसे हम नाम देते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला का। एग्जाम्पल के साथ हम इस बात को अगर समझते हैं, लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक फॉर्मूला है C6H12O6। अगर हम इस फॉर्मूला को ऑब्जर्व करें तो ये फॉर्मूला ग्लूकोज का है। अगर मैं इसका रेशियो निकाल देता हूं, यानी अगर मैं ये देखता हूं कि मेरे पास 6 के टेबल से ही डिवाइड हो रहा है, 6 1 6 into 1 6 6 into 2 12 ओ एंड अगेन 6 into 1 6, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH2O। तो ये जो CH2O लिखा है मैंने, ये क्या है? ये सर एम्पेरिकल फॉर्मूला है। किसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है? ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला है। हमने क्या कर लिया है सर? हमने यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशो ले लिया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला ओनली इंडिकेट द एटॉमिक रेशियोज बट इट डज नॉट इंडिकेट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड। अगर आप यहाँ देखते हो तो आपको क्या लगता है सर? कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, लेकिन क्या हकीकत में ग्लूकोज में ऐसा होता है? नहीं। ग्लूकोज में तो 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं। टू और मोर कंपाउंड मे हैव सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये मुमकिन है कि एक से ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मूला सेम आए। इस बात को हम इस तरह समझते हैं कि अभी हमने ये पढ़ा CH2O, ये किसका फॉर्मूला निकला था हमारे पास? ग्लूकोज का। अब मैं आपके सामने लिखता हूँ C4H8O4। अगेन ये एक कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास। अगर इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मैं आपसे कैलकुलेट करवाऊं तो वो कितना आएगा? सर अगर इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हम कैलकुलेट करते हैं तो वो भी हमारे पास आएगा 4 into 1 4 4 into 2 8 एंड 4 into 1। तो अगेन क्या आ गया? CH2O। तो एक और कंपाउंड था C4H8O4, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आ गया? CH2O आ गया। इसका मतलब था ये एक से ज्यादा का भी हमारे पास आ सकता है। हम ये नहीं पहचान सकते एम्पेरिकल फॉर्मूला को देख करके कंपाउंड कौन सा है। एम्पेरिकल फॉर्मूलाज आर डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट। अब आते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर। हम कहते हैं द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड which not only express the relative number of each kind but also express the actual numbers। एग्जैक्ट नंबर्स भी आपको पता लग जाते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल अब अगर मैं आपसे कहता C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो हमें यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि सर ऑक्सीजन की मिकदार कितनी होगी इसमें? ऑक्सीजन की मिकदार इसमें 6 होंगी, हाइड्रोजन की मिकदार इसमें 12 होंगी और कार्बन की मिकदार इसमें 6 होंगी। हमें एग्जैक्ट नंबर्स भी यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएंगे और जब हमें एग्जैक्ट नंबर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर
formula. Molecular formula and empirical formula of a compound are related to each other. क्या फॉर्मूला बनता है सर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय एन. कल की क्लास में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला के, तब उस वक्त ये फॉर्मूला हमें वहां पर यूज करना होगा. एन क्या है? एन को हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास ऑफ द कंपाउंड. आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को आप डिवाइड करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास से, तो एन आता है. ये बात आपको और अच्छी उस वक्त समझ में आएगी जब हम कल न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, उस वक्त और ज्यादा क्लियर होगा. एग्जाम्पल में हम क्या कहते हैं? एग्जाम्पल में हम कहते हैं सर प्रोटीन है, उसका फॉर्मूला C3H8 है. शुगर है, जैसे हम सुक्रोज कहते हैं, उसका फॉर्मूला है C12H22O11. तो ये आपके पास क्या चीज है सर? ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसमें एग्जैक्ट मॉलिक्यूल्स हमारे सामने मौजूद हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. अभी स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में अगर हम ये देखेंगे कितने मार्क्स की चीजें हमने समझ ली हैं, तो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया एरर से. ये एक हमारे पास शॉर्ट नोट में आता है 2 मार्क्स के लिए, तो 2 मार्क्स के लिए आपने एरर लिखा, और 2 मार्क्स की एक डेफिनेशन आती है, तो आपने 6 मार्क्स यहाँ पर पढ़े. तो 2 + 6 8 हो गया. इंटरनल आपके पास एटॉमिक मास यूनिट की अलग से डेफिनेशन आती है, तो ये 9 मार्क्स हो गए. और एमसीक्यूज आपको 1 मार्क का यहाँ से पूछा जाता है, तो यहाँ पर 10 मार्क्स हो गए. आज की वीडियो लेक्चर में आपने अपने पेपर के 10 मार्क्स को समझ लिया, यानी 10 मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं. और साइंस के स्टूडेंट्स को बात मालूम है कि एक एक मार्क हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती होता है. कल के वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ रहे होंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला के न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल्स बड़े इंटरेस्टिंग होंगे उस वक्त जब आप साथ साथ उसे सॉल्व कर रहे होंगे. बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का. अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इसे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग. अल्लाह हाफिज.